फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका भोलास गुरुकुल पे। और हम आपको नेक्स्ट डोज देने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को हम क्या कहते हैं? इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो श्वसन है, इस श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, कि जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए, दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, आपको अच्छे से समझना है। एक क्रिया होती है श्वसन और एक क्रिया होती है श्वासोच्छ्वास। ठीक है जी। श्वसन को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो श्वसन को अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके जी। और जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम ब्रीदिंग। ओके जी। यहाँ पर देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है, यदि हम बोले कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये श्वसन है, तो नहीं है। इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं, ये एक्चुअल श्वसन नहीं है। देखिएगा, यदि मैं बात करूं श्वासोच्छ्वास क्या है, तो इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया या ब्रीदिंग की प्रक्रिया में देखिए, ये दो प्रक्रियाएं हो गई, ठीक है जी। और इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में फिर दो प्रक्रियाएं और होती है। कौन कौन सी? एक होती है अंतः श्वसन, और अंतः श्वसन की प्रक्रिया को ही हम कभी कभी निश्वसन भी कह देते हैं। चलिए, निश्वसन, अंतः श्वसन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंस्पायरेशन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, या अपन इनहेलेशन कहते हैं। चलिएगा, यदि मैं बात करूं दूसरी प्रक्रिया, यहाँ पर श्वासोच्छ्वास की ही दूसरी प्रक्रिया होती है उच्च श्वसन। ठीक है जी। और उच्च श्वसन प्रक्रिया क्या होती है मैं बताने वाला हूँ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन मतलब श्वास को बाहर निकालना। यदि मैं फुफ्फुस में वायु अंदर ले रहा हूँ, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस में हम वायु अंदर लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन। पूरी वायु अंदर जाती है और फुफ्फुस में जाके वायु को पिघा हुआ स्थान है जहां पर ये फिल्ट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया है, उसका तात्पर्य क्या होता है? वायु को फुफ्फुसों के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। और वायु का वापस फुफ्फुसों से बाहर निकलना या निष्कासन क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फुफ्फुसों से वायु का बाहर एनवायरनमेंट में क्या होता है? यहाँ पर तो निष्कासन होता है। और अंतः श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि फुफ्फुसों में वायु का ग्रहण। ठीक है, फुफ्फुसों में वायु का ग्रहण। चलिए, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर इन दोनों प्रक्रियाओं को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करने के लिए हमारे अंदर मुख्य रूप से जो अंग उपस्थित होता है, मुख्य अंग, श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है, वो मुख्य अंग श्वसन तंत्र का कौन सा है? फुफ्फुस। इसे हम फुफ्फुस कहते हैं, इसे हम फेफड़े भी कहते हैं, फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है। और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो संरचना है इसकी, फुफ्फुस की संरचना है ना, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फुफ्फुस की संरचना। इसको डिटेल से बताने वाला हूं मैं। चलिए, इस संरचना के लिए अब आगे देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक एक संरचना से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ के साथ बताता जाऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो ये हमारी श्वास नली, ठीक है। मैंने इससे पहले के वीडियोस जो आपके पाचन तंत्र के हैं उसमें बताया था कि जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नली के पीछे की ओर ये क्या उपस्थित होती है? हमारी भोजन नली। और ये भोजन नली को हम क्या बोलते हैं? भोजन नली को हम ग्रसिका या ग्रास नली भी बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं। यहाँ पर इसी से आगे की ओर ये है हमारी श्वास नली। क्या है ये? श्वास नली। और श्वास नली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। यहाँ तक डन है। इस श्वास नली ये आगे जब जाती है, भोजन नली तो आगे तक जाती है, कंटिन्यूअस 25 सेंटीमीटर लंबी होती है भोजन नली, ध्यान रखिएगा। और श्वास नली, चलिए यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं कि भोजन नली की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और यदि क्वेश्चन आ जाए आपकी कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो आपको लिखना है 12 सेंटीमीटर। क्यों?
क्यों? क्योंकि भोजन नली तो यहाँ से लेके देखिए कंठ, ये अपने ग्रसनी से लेके शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, तो ये उधर तक जाती है, उधर गुहा तक जाती है। पर श्वास नली हमारे वक्ष गुहा में यहाँ पर ही 2 भागों में बढ़ जाती है। इसलिए साइज में देखिए, है ना, लंबाई में ये क्या हो गई, छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि भोजन नली तो आगे तक जा रही है, ठीक है जी। पर ये श्वास नली जो होती है वो यहाँ पर ही कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको हम श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। पर जब ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ये यहाँ पर देखिए वक्ष गुहा के यहाँ पर, तो ये जो दोनों नलिकाएं बन रही है इसे हम कहते हैं श्वसनी, ठीक है जी। क्या कहते हैं? श्वसनी, या एक नलिका को हम कहते हैं ब्रोंकस, 2 नलिकाओं को सम्मिलित रूप से ब्रोंकाई। ओके जी, चलिए श्वसनी। तो श्वसनी संख्या में कितनी होती है? श्वसनी संख्या में होती है 2। एक और बात, श्वास नली हो या श्वसनिया हो या आगे श्वसनी, और देखिए ये आगे और भागों में विभाजित होगी और शाखाओं में विभाजित होगी। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो इस प्रकार से सी आकार के छल्ले यहाँ पर पाए जाते हैं। किसमें? ट्रेकिया में और ब्रोंकस में, ठीक है। सी आकार के छल्ले, ये देखिए, ये हैं सी आकार के छल्ले। इन सी आकार के छल्ले को, ये किसके बने होते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सी आकार के छल्ले यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? श्वास नली में, याद रखिएगा। और सी आकार के जो छल्ले होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? क्वेश्चन आ जाए आपके, तो ये उपास्थि से निर्मित होते हैं, या अपन इंग्लिश में उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज से निर्मित होते हैं। किस आकार के? सी आकार के। एक और बात, क्यों उपस्थित होते हैं तो बता दूं मैं आपको कि भोजन जब हम करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होता है कि भोजन का दबाव श्वास नली पे पड़ता है, क्योंकि इसकी स्पीच है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, भोजन नली में जो हमारा भोजन होता है वो गोल रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं? हम बोलस कहते हैं। डन। गोल रूप में भोजन जो श्वास नली में होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रसिका में भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। इस बोलस का दबाव भी यहाँ नहीं पड़े श्वास नली पर। एक और बात, यदि बाहरी किसी प्रकार का दबाव यदि आए तो भी श्वास नली इजीली पिचके नहीं, है ना। यदि श्वास नली पिचक जाएगी तो वायु फुफ्फुसों में कैसे एंटर करेगी? तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो श्वसनियां होती है 2 भागों में बढ़ गई, ठीक है। जो श्वास नली होती है 2 भागों में बढ़ गई, किसमें? श्वसनियों में। और जो श्वसनियां होती है ये आगे कहाँ पर खुलती है? अलग अलग 2 भागों में। क्यों बटी है? क्योंकि यहाँ पर हमारे लंग्स उपस्थित है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इस प्रकार की पूरी संरचना। यहाँ पर हमारा एक संरचना उपस्थित होती है डायफ्राम, और डायफ्राम तक ये हमारे उपस्थित होते हैं लंग्स, ठीक है जी। ये होते हैं लंग्स। देखिएगा, ये मैं संरचना पूर्ण बना रहा हूँ और पूरी संरचना बना के समझाता हूँ आपको। चलिए, तो ये है हमारे लंग्स। यहाँ लंग्स के जस्ट नीचे की ओर, है ना, लंग्स के जस्ट नीचे की ओर जो ये संरचना आपको दिख रही है, गुंबद, है ना, गुंबद वाली संरचना, ये संरचना को हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। हिंदी में संरचना को क्या कहते हैं हम? तो तनुपट कहते हैं। यही वो संरचना है जो इन दोनों क्रियाओं को करवाती है। ध्यान से समझिएगा, यही वो संरचना है, मुख्य रूप से इसकी पेशियां। वैसे इन दोनों क्रियाओं में 2 पेशियां काम आती है ना। इन दोनों क्रियाओं को करवाने के लिए कितनी पेशियां होती है? 2 पेशियां काम आती है, ठीक है। 2 पेशियां, 2 प्रकार की पेशियां हैं। देखिए कौन कौन सी? एक होती है जो डायफ्राम में पेशियां उपस्थित होती है, ये डायफ्राम से संबंधित पेशियां, ठीक है। डायफ्राम से जो संबंधित पेशियां होती है वो क्या कहलाती है? तो डायफ्राम से संबंधित पेशियों को हम कहते हैं फ्रेनिक मसल्स या फ्रेनिक पेशियां। डन। तो डायफ्राम को का जो आकार चेंज करके जो श्वसन, ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया करवा रही है, वो कौन सी पेशियां? फ्रेनिक पेशियां, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी जो पेशियां होती है जो इन दोनों क्रियाओं को कराने में सहायक होती है, वो संबंधित होती है पसलियों से। किससे संबंधित होती है? पसलियों से। तो पसलियों से संबंधित पेशियां, ठीक है। कौन सी होती है संबंधित पेशियां? इनको हम हिंदी में तो कहते हैं अंतरापरशुक पेशियां। अच्छा, ये अंतरा शब्द मैंने आपको पहले भी बताया है, बायोलॉजी में हर जगह आएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसको याद कर लीजिए बस, कि अंतरा शब्द का मतलब होता है 2 के मध्य, और अंतः का मतलब होता है के अंदर। ओके, अंतरा शब्द के लिए इंग्लिश में इंटर आता है और अंतरा शब्द के लिए इंट्रा आता है। ये हर जगह में बताऊंगा आपको। चलिए, तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके जी, इंटरकॉस्टल मसल्स।
चलिए इन दोनों पेशियों के माध्यम से ये दोनों क्रियाएं होती है। चलिए तो डायफ्राम में कौन सी पेशियां होती है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो फ्रेनिक पेशियां। और ये डायफ्राम का कार्य क्या है, इस डायफ्राम का कार्य है संकुचित होना, शिथिल होना, जिसके कारण कौन सी क्रिया हो, अंतःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया हो। तो यहाँ पर इसका कार्य मुख्य रूप से होता है किसका, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग का कार्य, श्वासोच्छ्वास का कार्य। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है, उस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के और भी नाम है, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में वो नाम आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए तो मैं बता देता हूँ श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को और क्या कहते हैं, तो इसको संवातन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय संवातन। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय संवातन। अच्छा जी, इसको और क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन भी कहते हैं। डन। तो ये दोनों ही नाम, इंग्लिश में बोलूं तो फुफ्फुसीय संवर्धन को अपन कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन और बाह्य श्वसन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके डन। पर ये मुख्य श्वसन की क्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए तो डायफ्राम जाता है नीचे और जाता है ऊपर। इस प्रकार से जब ऊपर या नीचे जाता है तो लंग्स के अंदर का जो आयतन या दाब होता है वो परिवर्तित होता है, जिसके कारण यहाँ पर कौन सी क्रियाएं होती है ना, दाब में परिवर्तन के कारण कौन सी क्रियाएं होती है, ये अंतःश्वसन और उच्च श्वसन की क्रियाएं होती है। कैसे होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ओके डन। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आगे की। तो ये जो श्वसनियां है जब अंदर की ओर एंटर करती है, यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि ये कौन सा फुफ्फुस है, मैं आपको बता दूं ये कौन सा है, बायां फुफ्फुस, इधर लेफ्ट लंग है। ओके जी, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट लंग। और ये कौन सा फुफ्फुस है, तो ये हो गया दायां फुफ्फुस, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट लंग। ओके ना। देखिए बात करते हैं आगे की। तो ये जो फुफ्फुस दोनों होते हैं, इनके ऊपर परत पाई जाती है, जो मैंने बाहर की परत बनाई है, ये देखिएगा ध्यान से, और ये मैं अंदर की फुफ्फुस की संरचना और डिटेल से बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये बाहर जो परत है फुफ्फुस के बाहर, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये जो बाहर की परत है इसको हिंदी में हम कहते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण, मतलब फुफ्फुस के ऊपर का आवरण। पर मेन नाम आपको जो याद रखना है, वो याद क्या रखना है, मेन आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं, प्लूरा। ओके डन। ये जो प्लूरा होती है, ये ध्यान से समझिएगा, ये दोहरी झिल्ली होती है। एक और बात यहाँ पर नई चीज कि डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है, एक बाहर की तो एक अंदर की, और दोनों के बीच में क्या है, स्पेस भी है। देखिए ध्यान से, प्लूरल स्पेस कहते हैं इसको। और दोनों ही के मध्य यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भी उपस्थित होता है, जो फ्रिक्शन से बचाता है। प्लूरल फ्लूइड भी यहाँ पर उपस्थित होता है, जो किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन क्या है, जब फुफ्फुस संकुचित होंगे, जब शिथिल होंगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो इसके ऊपर क्या है, फुफ्फुस के ऊपर क्या है, यहाँ पर पसलियां उपस्थित है, आपको ये तो पता ही है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पसलियां उपस्थित है ना, ऊपर की ओर, है ना, पसलियां हैं। यहाँ पर पूरे पसलियों से पिंजरा बना हुआ है, जिसे परसों का पिंजर कहते हैं, है ना, पल्मोनरी केज बोल सकते हैं हम, केज एक पिंजरा है, ठीक है। थोरेसिक केज भी बोलते हैं उसको, वक्सीय पिंजरा भी बोलते हैं। इस वक्सीय पिंजरे के अंदर सुरक्षित होते हैं कौन, फुफ्फुस सुरक्षित होते हैं। और जो पसलियां होती है पीछे रीढ़ की हड्डी से, देखिए यहाँ से पीछे तक जाती है रीढ़ की हड्डी तक, आगे किससे जुड़ी होती है, तो एक स्टर्नम बोन होती है यहाँ पर। ये दोनों फुफ्फुसों के जो मध्य स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं मीडिया स्टर्नम। क्या कहते हैं, मीडिया स्टर्नम। अभी मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ दो परतें हैं प्लूरा की, ये तो आपको डन हो गया, समझ में आ गया होगा। जो दोनों परतें हैं प्लूरा की, वो क्या कहलाती है, और डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्लूरा की जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत है, प्लूरा की जो आंतरिक परत है, उसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा। और जो बाह्य परत है, उसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों के मध्य ही क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया बायां फुफ्फुस और दायां फुफ्फुस।
बायां फुफ्फुस ये जो होता है, आपको याद रखना है, ये आकार में छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। अच्छा, क्यों होता है? इसका भी कारण कि ये आकार में छोटा क्यों होता है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है हृदय की उपस्थिति। ठीक है, हृदय जो होता है हमारा, हार्ट जो होता है हमारा, वो कहाँ उपस्थित होता है? तो यहाँ पर उपस्थित होता है। ये हल्का सा छोटा होता है भाई, ठीक है नी, ये हल्का सा यहाँ से छोटा होता है। और यहाँ पर हमारा क्या उपस्थित होता है? हृदय, है ना, ये हमारा हृदय उपस्थित होता है, दिल, हमारा दिल उपस्थित होता है। यहाँ पर ये इस प्रकार से है, समझिएगा, ठीक है, ये फुफ्फुस। अच्छा जी, अब मैं बात करूं आपको आगे की, ठीक है, ये जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं? मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम, इसका शब्द नाम कैसे बना है देखिएगा। मिड, मिड का मतलब होता है मध्य में, मतलब दोनों फुफ्फुसों के मध्य स्थान। और स्टर्नम, स्टर्नम मैंने बताया ये जो ये बोन है हमारी, ये वाली जो बोन है इसे स्टर्नम बोन कहते हैं। तो स्टर्नम बोन के पीछे की ओर जो स्थान है मिड में, है ना, मिड, तो ये जो स्थान है ये क्या कहलाता है? मीडिया स्टर्नम। और इसी स्थान में हृदय उपस्थित होता है। हृदय उपस्थित होता है किस स्थान में? मीडिया स्टर्नम में ही हमारा हृदय उपस्थित होता है। ध्यान से समझिएगा, दोनों फुफ्फुसों के मध्य यहाँ पर आपको ध्यान रखना थाइमस ग्रंथि। मैं अंतःस्रावी तंत्र आपको पढ़ाऊंगा। थाइमस ग्रंथि हमारे अंदर होती है, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। बहुत सारी चीजें हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ में छोटी होती जाती है, और भी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर स्थित होती है वक्ष में। ओके, तो क्वेश्चन आ जाए थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये यहाँ पर वक्ष में ही स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है जी। थाइमस ग्रंथि का बहुत डिटेल है कि भ्रूणीय अवस्था में इसमें रक्त का निर्माण भी होता है, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण यही होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए, तो थाइमस ग्रंथि ये हो गई, कहाँ स्थित है? तो वक्ष में ही, इसी लगभग इसी स्थान में उपस्थित है। हृदय यहाँ उपस्थित होता है। हृदय के 4 प्रकोष्ठ आपको ध्यान नहीं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 आलिन, नीचे के 2 नीले, ऊपर के 2 आलिन और नीचे के 2 नीले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो पसलियों के अंदर ये सुरक्षित है हमारा फुफ्फुस। अब आगे चलते हैं, जो दोनों फुफ्फुस हैं इसमें ये फुफ्फुस छोटा होता है तो इसके 2 भाग होते हैं। ये जो फुफ्फुस होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। कितने खंडों में? 2 भागों में बटा हुआ होता है। और ये फुफ्फुस होता है, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ओके डन। तो ये फुफ्फुस के 3 भाग है, इसके 2 भाग है ना, डन। तो यहाँ पर जो श्वसनी है आगे जाके, ये जो श्वसनी है ये तो मैंने क्या बनाई है? पसलियां बनाई है, डन। ये क्या है? पसलियां, क्योंकि पसलियों के अंदर ही तो क्या सुरक्षित होता है? हमारा फुफ्फुस सुरक्षित होता है। देखिए, ये जो श्वसनी है आगे जाके यहाँ तो कितने भागों में? 3 भागों में, और यहाँ कितने भागों में? लगभग 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे जब श्वसनियां और आगे भागों में बढ़ती है तो इनको हम क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिका, देखिए वायु जो है का मार्ग क्या है, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल बताता हूँ आपको। जब वायु अंतर श्वसन की क्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश करती है तो नासा द्वारों से प्रवेश करती है, नासा द्वार, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स नाम कहते हैं। इन नासा द्वार से अंदर जो मार्ग होता है जिससे होके ये ग्रसनी में प्रवेश करती है वायु, उस मार्ग को हम कहते हैं नासा गुहा। एक गुहा है, कैविटी है। तो फिर उसके बाद में उस नासा गुहा से अंदर छिद्र खुलते हैं ग्रसनी में, ग्रसनी से होके गांठी। अच्छा, गांठी क्या है तो मैं बता दूं, यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि ये जो श्वास नलिका का जो छिद्र है, इस श्वास नलिका के छिद्र को हम क्या कहते हैं? गांठी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस, गांठी या ग्लॉटिस, इस छिद्र को। और इसी छिद्र से ये वायु प्रवेश करती है। फिर कहाँ प्रवेश करती है? श्वास नली में, श्वास नली से फिर श्वसनी में, श्वसनी से फिर श्वसनिका। अच्छा, श्वसनिका भी फिर एक बार विभाजित नहीं होती है, और भी बार, जैसे प्राथमिक श्वसनिका फिर और आगे विभाजित होगी। ये श्वसनिका है, आगे और विभाजित होती जाती है, आगे और विभाजित होती जाती है। फिर ये प्राथमिक श्वसनिका, ये द्वितीयक श्वसनिका, फिर आगे और विभाजित होती है तृतीयक श्वसनिका। इस प्रकार से ये आगे विभाजित होती जाती है। तो पूरे लंग्स में इस प्रकार से ये संरचना फैली हुई होती है। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो फुफ्फुस होते हैं उसके अंदर जो ये नलियों की जो संरचना होती है वो उल्टे पेड़ के समान होती है। देखिए, ये मुख्य तना हो गया, फिर उसकी ब्रांचेस हो गई, और ब्रांचेस के बाद में यहाँ पर जो अंतिम में क्या होता है? तो
तो अंतिम में यहाँ पर बहुत सारी कुछ गोल पतली झिल्ली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, गुब्बारे नुमा संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है। ये गुब्बारे नुमा संरचना मैं बना रहा हूँ, और ये कितनी होती संख्या में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि दोनों फुफ्फुसों में सम्मिलित रूप से ये क्या है जो संरचना बनाई, इसका नाम है ये छोटी गुब्बारे, छोटे छोटे गुब्बारे। आपने देखा होगा जब बर्थडे होता है किसी का बर्थडे तो बलून सब फूट जाते हैं, तो हम उन फूटे हुए बलून्स को लेके बचपन में जब हुआ करते थे तब कुछ ऐसे करके छोटी छोटी चिटकनियाँ बना लेते थे, छोटे छोटे गुब्बारे बना लेते थे अंगूर के समान। उस प्रकार से जैसे अंगूर लगे हुए होते हैं उस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं उपस्थित होती है जिसमें वायु आके बढ़ती है। ऐसी कोपिका नुमा संरचना जिसमें वायु आके बढ़ती है उसे वायु कोपिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं एल्वियोलाइज। क्या कहते हैं? एल्वियोलाइज कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, वायु कोपिकाएं जो है यहीं पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया होती है गैसीय विनिमय की प्रक्रिया। गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होता है। यदि मैं यहाँ पर एक वायु कोपिका बनाऊं तो यहाँ पर एक ये वायु कोपिका है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, है ना, ये वायु कोपिका है। और ये वायु कोपिका में यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर वायु अंदर आ रही है, वायु अंदर आई, उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। इस वायु कोपिका के चारों तरफ उपस्थित होती है ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। अब ये रक्त केशिकाएं क्या होती है तो ध्यान से समझिए, खून की बिल्कुल पतली पतली नलिकाएं होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? रक्त केशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं नहीं है, रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। ओके, आपने यदि प्रैक्टिकली साइंस लैबोरेटरीज में काम किया हो कि कोई साइंस का हो तो वहां पर आप देखेंगे पतली कांच की नलिकाएं होती है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं, इसको अपन क्या कहते हैं? रक्त केशिकाएं। तो यहाँ रक्त जा रहा है, ठीक है, ये एक वायु कोपिका है। ठीक है, जो मैंने गुब्बारे नुमा संरचना बनाई है ये एक वायु कोपिका यहाँ बनाई है। इसमें वायु अंदर आ रही है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सांद्रता में परिवर्तन मतलब अंतर है। तो आपको पता है कि हमेशा जब कोई भी पदार्थ बहता है या गमन करता है, विसरित होता है, परासरित होता है, हर जगह वहां पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जहां कमी होती है वहां क्यों? क्योंकि प्रकृति जो होती है बैलेंस करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है और रक्त में जो CO2 उपस्थित होती है, और ये CO2 आई कहाँ से, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ अगले वीडियोस में। ठीक है, तो रक्त में उपस्थित जो CO2 होती है वो CO2 कहाँ प्रवेश करती है? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है, वायु में यहाँ CO2 की मात्रा कम होती है, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, उच्च से उच्च मात्रा से निम्न मात्रा, हाई क्वांटिटी से, है ना, निम्न, है ना, हम कह सकते हैं कि। और यहाँ पर CO2 अगर वायु के साथ मिलकर ये CO2 वापस कहाँ चली जाती है? तो ये बाहर निकल जाती है। किस क्रिया के द्वारा? अंदर आई अंतर श्वसन के द्वारा, बाहर निकली उच्च श्वसन के द्वारा। तो इस प्रकार से क्रिया होती है। तो गैसीय विनिमय, अभी मैंने समझाया आपको, गैसीय विनिमय, गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? इस जो प्रक्रिया को, मतलब गैसों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से? वो वायु कोपिका से रक्त केशिकाओं में जा रही है, रक्त में जा रही है, और यहाँ पर जो रक्त में जो CO2 है वो CO2 रक्त से कहाँ जा रही है? वायु कोपिकाओं में जा रही है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है या गैसीय विनिमय हो रहा है। चलिए, तो एक गैसीय विनिमय तो यहाँ हो गया। जब मैं आपको दोहरा परिसंचरण पढ़ाऊंगा, हृदय पढ़ाऊंगा, है ना, जब परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एक गैसीय विनिमय तो यहाँ होता है और एक गैसीय विनिमय कोशिकाओं में होता है। चलिए, यहाँ पर प्रक्रिया कैसे होती है आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ गया। अब ये और छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर वायु कोपिका एट लास्ट बहुत मुख्य संरचनाएं होती हैं। हम कह सकते हैं फुफ्फुस की इकाई है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फुफ्फुस की इकाई है। यहाँ पर ये गैसों का आदान प्रदान होता है। अब ये जो तनुपट है, डायफ्राम जो है, डायफ्राम जो इस प्रकार से अंतर श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ पर होता क्या है, दोनों प्रक्रियाएं आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं आपको ध्यान से समझनी है। होता कैसे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो देखिए, ये है आपकी कौन सी क्रिया? अंतः श्वसन की प्रक्रिया।
और ये कौन सी प्रक्रिया है, ये आपकी उच्च श्वसन की प्रक्रिया है। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो जब अंतर श्वसन की प्रक्रिया होती है तो अंतर श्वसन की प्रक्रिया में जो डायफ्राम जो होता है ये नीचे की ओर आ जाता है। मतलब ये जो तीर का निशान मैंने नीचे की ओर लगाया है, ये कौन सी प्रक्रिया में होता है, तो ये अंतर श्वसन की प्रक्रिया में होता है। ये ध्यान रखना है आपको, इनहेलेशन की प्रक्रिया में होता है। जब ये डायफ्राम नीचे हो जाता है, मतलब डायफ्राम किस प्रकार से हो जाता है, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है या सीधा हो जाता है, चपटा या सीधा, मतलब नीचे की ओर, मतलब स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल सीधा, ऐसा, इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में जो वायु अंदर प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है, देखिए जब ये डायफ्राम नीचे हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लंग्स के अंदर या फुफ्फुस के अंदर का जो आयतन है, यहाँ पर जो आयतन है, इस स्थिति में फुफ्फुसों के अंदर का जो वॉल्यूम है, वी का मतलब वॉल्यूम, आयतन, ठीक है, यहाँ पर जो आयतन है फुफ्फुसों के अंदर का, ठीक है, वॉल्यूम वी लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, डन। इसके अलावा जो फुफ्फुसों के अंदर का दाब होता है, जैसे मैं पी प्रेशर लिख रहा हूँ, वो फुफ्फुसों के अंदर का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, आप जानते हैं आयतन फिजिक्स के अकॉर्डिंग आयतन जब बढ़ता है, मतलब मैं लोकल एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। बहुत सारे जने साइंस से भी नहीं होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी, है ना। तो देखिए, माना कि कोई कमरा है, दो कमरे हैं, ठीक है, उसके बीच की जो दीवारें मैं हटा दूं, डन, तो आयतन बढ़ जाएगा, मतलब जगह बढ़ जाएगी, डन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यदि एक छोटा कमरा था, उसमें माना कि 10 जने बैठ सकते थे, रह सकते थे, तो जब हमने आयतन बढ़ा दिया तो वो बहुत आराम से, अभी 10 जने थे तो बहुत ऐसे है कि तंगी में बैठे थे, बहुत पास पास बैठे थे, दाब ज्यादा था, है ना, दबाव ज्यादा था। पर जब हमने बीच की दीवार खोल दी तो क्या बढ़ गया, आपका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से दाब कम हो गया, क्यों, फैल फैल के बैठ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अणुओं के अंदर भी यही होता है, डन। तो दाब यहाँ पर फुफ्फुस में दाब क्या हो जाता है, इस स्थिति में कम हो जाता है। तो दाब यहाँ पर अंतःश्वसन की क्रिया में जो P है वो कम हो जाता है, ठीक है, P जो है वो कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, ठीक है। तो वायु कहाँ प्रवेश करती है, अंदर की ओर प्रवेश करती है, इसके स्थिति में अंतःश्वसन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, निःश्वसन की प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, निःश्वसन की प्रक्रिया। निःश्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो डायफ्राम, यहाँ पर डायफ्राम की जो पेशियां हैं यहाँ पर कैसी हो जाती है, गुंबद आकार की हो जाती है, गुंबद आकार, देखिए इस प्रकार से हो जाती है, जैसे अभी है, इसको हम शिथिलन कहते हैं, इन पेशियों का शिथिलन कहते हैं। यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो फ्रेनिक पेशियां हैं, उन फ्रेनिक पेशियों का क्या होता है, तो यहाँ पर तो क्या होता है, संकुचन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, शिथिलन होता है। ये फ्रेनिक पेशियां जो है मैंने आपको बताई यहाँ पर कि इस डायफ्राम के अंदर कौन सी पेशियां पाई जाती है, फ्रेनिक पेशियां। तो ऐसी स्थिति में इनका संकुचन होता है, और उच्च श्वसन की स्थिति में शिथिलन होता है, मतलब ये वापस ऊपर की ओर चली जाती है, खुल जाती है, जैसे एक स्प्रिंग है, डन, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग ऐसे मुड़ी हुई है, डन, और आप उसको दबाएंगे तो उसके अंदर जो स्पेस है ना, स्प्रिंग्स के बीच में, वो कम होता जाएगा, मतलब संकुचन बढ़ जाएगा, है ना। अब जब तक आप दबाए रखते हैं वो तो ठीक है, पर जब वापस उसको छोड़ेंगे तो वापस स्प्रिंग मुड़ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, यदि आपने दाब बढ़ा रखा है। तो ऐसी स्थिति में शिथिलन हो जाता है, ठीक है ना, शिथिलन की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आयतन है वो आयतन क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा तो इसको दबाएगा, जब इसमें फुफ्फुस में वायु भरी हुई है तो इसको दबाएगा, तो ये वापस वायु कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। तो कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया, उच्च श्वसन की प्रक्रिया होगी। इसमें आयतन कम हो जाता है और दाब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। डन। तो इस प्रकार से ये हमने फुफ्फुस की संरचना देखी, और फुफ्फुस की संरचना से संबंधित सारे क्वेश्चंस क्या क्या है मैं फास्ट रिवाइज करा देता हूँ आपको। डन। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, तो मुख्य अंग कौन सा है, तो फुफ्फुस है या फेफड़ा है, फेफड़े संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके अलावा अच्छा जी,
जो वायु अंदर प्रवेश करती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। वायु वापस फुफ्फुसों से बाहर निकलती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन और जो निःश्वसन की प्रक्रिया है उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ, अलग होती है। आंतरिक श्वसन मुख्य प्रक्रिया होती है। अच्छा, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों की स्थितियों में कितनी पेशियां कार्य करती है, तो दो पेशियां कौन कौन सी फ्रेनिक पेशियां और अंतरापर्शक पेशियां। क्वेश्चन आ सकता है कि डायफ्राम से संबंधित या डायफ्राम से में उपस्थित जो पेशियां होती है वो कौन सी होती है, तो फ्रेनिक पेशियां होती है। क्वेश्चन आ जाए कि पसलियों के मध्य, दो पसलियों के मध्य, इसका नाम भी इसलिए पड़ा है अंतरापर्शक पेशियां। मैंने बताया अंतरा मतलब दो के मध्य, पर्शुक का मतलब होता है पर्शुकाएं कहते हैं पसलियों को, ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। जो पसलियां हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो पसलियां हैं, ठीक है, पसलियों को ही और क्या कहते हैं हम, पर्शुकाएं भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको रिब्स कहते हैं। तो यहाँ पर है अंतरापर्शुक मतलब दो पर्शुकाओं के मध्य जो पेशियां उपस्थित है इन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं। और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन आ जाए कि अंतःश्वसन की प्रक्रिया में डायफ्राम का जो आकृति होती है, शेप होता है, वो क्या होता है, तो चपटा होता है। उच्च श्वसन की प्रक्रिया में डायफ्राम जो होता है गुंबदनुमा हो जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अंतःश्वसन की प्रक्रिया में फुफ्फुसों में आयतन कितना होता है, तो अधिक, और दाब क्या होता है, तो कम। और उच्च श्वसन की प्रक्रिया में आयतन क्या होता है, फुफ्फुसों में, बाहर की बात नहीं करें, फुफ्फुसों में आयतन क्या होता है, कम, और दाब होता है अधिक। क्वेश्चन आ जाए अंतःश्वसन की प्रक्रिया में जो फ्रेनिक पेशियां हैं, जो अंतरापर्शक पेशियां हैं, उनका क्या होता है, तो संकुचन। और उच्च श्वसन की प्रक्रिया में इन दोनों पेशियों का क्या होता है, तो शिथिलन होता है। इसके अलावा देखिए हम फुफ्फुस की संरचना से संबंधित क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि श्वास नली का जो द्वार होता है वो क्या कहलाता है, घाटी द्वार या ग्लॉटिस कहलाता है। घाटी या घाटी द्वार अपन कह सकते हैं ना, ग्लॉटिस कहलाता है। अच्छा, इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन आ जाए कि जो वायु है श्वास नली में प्रवेश किस द्वार से करती है, तो अभी ग्लोटिस से करती है ना। आपको पता हो तो इसके ऊपर एक ढक्कन भी पाया जाता है, जो मैंने आपको इसलिए वीडियो में बताया था, जिसे हम घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। क्यों होता है ढक्कन, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ नहीं चला जाए, इसमें नहीं चला जाए, श्वास नली में जो इसके ऊपर ढक्कन होता है जो बंद हो जाता है, तो ये क्या करता है, भोजन को, एपिग्लॉटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि फुफ्फुस के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो प्लूरा कहलाता है। प्लूरा किस प्रकार का आवरण है, तो दोहरी झिल्ली है, दोहरा आवरण है। जो आंतरिक आवरण होता है, इंटरनल है ना, इंटरनल हम कह सकते हैं। आंतरिक आवरण क्या कहलाता है, विसरल प्लूरा। और जो एक्सटर्नल आवरण, जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, पैराइटल प्लूरा कहलाती है। दोनों के मध्य एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए हृदय कहाँ स्थित होता है, कौन से स्थान में, तो मीडिया स्टर्नम में। ऐसे भी आ सकता है दोनों फुफ्फुसों के मध्य स्थित होता है। ऐसे भी आ सकता है कि मीडिया स्टर्नम में कुछ बाईं ओर, ये तो पता है आपको, हृदय कहाँ स्थित होता है, कुछ बाईं ओर, हल्का सा बाईं ओर, ठीक है। ये मीडिया स्टर्नम है आपका, इसके पीछे, स्टर्नम के पीछे, और यहाँ पर कुछ बाईं ओर, हल्का सा बाईं ओर उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर जो श्वास नली है वो आगे जाके कितने भागों में विभाजित हो जाती है, तो दो भागों में। उन्हें क्या कहते हैं, तो श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। चलिए, और श्वसनी आगे जो बाएं साइड है वो कितने भागों में, तो दो भागों में, क्योंकि यहाँ कितने खंड है, दो खंड है फुफ्फुस में, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि दाईं ओर या दाएं फुफ्फुस में जो श्वसनी होती है वो कितने भागों में, तो लगभग 3 भागों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खंड भी कितने हैं, 1 2 3 खंड है। और दोनों फुफ्फुसों में वायु कुपिकाएं होती है एट लास्ट, जब लास्ट की जो शाखा होती है उससे संबंधित जो होती है वो संरचना क्या है, वायु कुपिका। और वायु कुपिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो ये वायु कुपिकाएं होती है, ठीक है, उनकी दोनों फुफ्फुसों में मिलाकर संख्या कितनी होती है। जो ये यहाँ पर वायु कुपिकाएं हैं, इन वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो दोनों लंग्स में, ठीक है, दोनों फुफ्फुसों में कुल, याद रखिए, 60 करोड़ वायु कुपिकाएं होती है। कितनी, 60 करोड़। लगभग एक में आप कह सकते हैं 30, एवरेज पर ये छोटा है तो हाँ इसमें कम हो सकती है, पर एवरेज बता रहा हूँ कि एक फुफ्फुस में कितनी हो गई, 30 करोड़ लगभग, ठीक है।
ठीक है। तो दोनों फुफ्फुसों में मिला के कितनी संख्या हो गई, 60 करोड़ वायु कुपिकाएं होती है, संख्या पूछी जा सकती है। चलिए गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं में बता दिया, पर वायु कुपिकाओं में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की दिशा क्या होती है, तो ऑक्सीजन की दिशा होती है वायु कुपिकाओं से कहां पर, रक्त केशिकाओं की ओर, और CO2 की दिशा क्या होती है, यहाँ पर जब वायु कुपिकाओं में आदान प्रदान होता है तब, तो रक्त से वायु कुपिकाओं की ओर। अच्छा, यहाँ पर और क्वेश्चन है कि जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है उससे संबंधित संरचना कौन सी है, तो डायफ्राम है। डायफ्राम एक और कार्य मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको ध्यान हो तो डायफ्राम का एक कार्य होता है कि जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम, ये वक्ष गुहा है। अच्छा, फुफ्फुस कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, तो वक्ष गुहा में, या हम इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। कहां पर, थोरेसिक कैविटी में, डन, वक्ष गुहा में, ये वक्ष है, ठीक है। इसके बाद उदर है, तो यहां मैं बता रहा था आपको कि उदर गुहा और वक्ष गुहा को विभाजित करने वाली संरचना भी कौन सी है, आपकी डायफ्राम ही है, डन। तो इसका एक और आपका कार्य हो गया कि वक्ष गुहा व उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी को क्या करना, विभाजित करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो फुफ्फुस होते हैं वो किस में सुरक्षित होते हैं, तो वो पसलियों और स्टर्नम, रीढ़ की हड्डी सबसे मिलके क्या बनता है, परसू का पिंजर बनता है। क्या बनता है, परसू का पिंजर बनता है, थोरेसिक केज जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से केज बनता है। देखिए ये स्टर्नम बोन है और ये पसलियां निकल रही हैं और ये पसलियां पीछे जाके जुड़ रही हैं आपके रीढ़ की हड्डी से। इस प्रकार से आपका एक पिंजरा बनता है जिसमें क्या सुरक्षित होते हैं, हमारे फुफ्फुस सुरक्षित होते हैं। और क्या क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कि थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो वक्ष में मीडिया स्टर्नम के आसपास उपस्थित होती है, यहाँ पर, डन। चलिए, तो इस प्रकार से ये पूरा के पूरा आपका